प्रेसिडेंट विजय सोनी सर को कि वो आए और आगे की बात करें। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग सर का स्वागत और अभिनंदन करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेशन के अंदर। एलएम का जो सिस्टम रहेगा, जो मैकेनिज्म रहेगा आपके पढ़ने का, वो सब आपको बता दिया गया है। निश्चित रूप से अगर ये सारा मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं बच्चों, तो सक्सेस बहुत नजदीक होगी अपने और आसानी से उस सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। सक्सेस की बात कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट्स यहाँ देख लेते हैं जरा एक बार। सबसे पहले इस पूरे हिंदुस्तान में कैसा इंस्टीट्यूट हुआ, एलन कैरिंग इंस्टीट्यूट 2014 में दोनों ही स्ट्रीम्स के अंदर मेडिकल आईआईटी दोनों स्ट्रीम्स के अंदर रैंक 1 and 1। ये लगभग इम्पॉसिबल था 2014 से पहले किसी भी इंस्टीट्यूट की, क्योंकि एलन ने वो कर दिखाया कि हाँ 2014 के अंदर मेडिकल स्ट्रीम में भी और आईआईटी स्ट्रीम के अंदर भी दोनों में ही रैंक 1 and 1 हासिल किए यहाँ पर। और फिर एलन जाना जाता है अपनी ही हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर देख सकते 2016 के अंदर फिर एक दोबारा हिस्ट्री क्रिएट कर दी यहाँ पर रैंक 1, 2, 3 एंड रैंक 1, 2, 3, जो कि अपने आप में एक मार्वलस रिजल्ट है। नाउ 2017 के अंदर फिर दोबारा एक आपके ही मेडिकल फील्ड में प्रिसाइज एग्जाम हुआ करता था, एम्स का एग्जाम। हालांकि अब तो सारे एग्जाम्स को मर्ज होकर एक एग्जाम बन गया है नीट, यानी कि एम्स कॉलेजेस में भी अगर एडमिशन चाहिए तो हमें नीट का एग्जाम ही देना होता है। लेकिन 2017 के अंदर रिजल्ट था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सिर्फ एक टॉप रिजल्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर देख लीजिए, लगभग 50% स्ट्रेंथ एलन कैरिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की। उसमें भी अगर स्पेसिफिकली आप एम्स कॉलेज में जाते हैं तो अप्रोक्सीमेट मोर देन 60% स्टूडेंट जो होते हैं वो एलन कैरिंग इंस्टीट्यूट के ही होते हैं। तो शुरुआत तो अच्छी कर चुके हैं आप लोग। अब निश्चित रूप से अगर शुरुआत अच्छी हो गई है तो आधा काम तो वहीं का पूरा हो गया। अब इसको मैं कैसे और बढ़ाना आगे, 2019 के अंदर फिर दोबारा दोनों स्ट्रीम्स के अंदर रैंक 1 and 1 और 2020 के अंदर तो फिर एक हिस्टोरिकल रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था मेडिकल फील्ड में 720 out of 720, फुल ऑन फुल, लगभग इम्पॉसिबल था। और इस इम्पॉसिबल शब्द को आई एम पॉसिबल वर्ड में कन्वर्ट किया यहाँ शोएब आफ्ताब। इम्पॉसिबल वर्ड को आई एम पॉसिबल, समझ रहे हैं आप मेरी बात बच्चों? IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल वर्ड को आई एम पॉसिबल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया शोएब ने यहाँ पर 2020 के अंदर। और जैसे ही ये प्रोड्यूस हुआ, अब उसके बाद 2021 के अंदर लाइन लगी 720 वाले बच्चों की, 3 स्टूडेंट 720 वाले। और क्या बात है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे 2024 के अंदर तो कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं वहां पर 720 और 720 का? प्रॉब्लली बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ एग्जाम, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ एग्जाम। एग्जाम का लेवल किस तरह से रहता है। ठीक है, रिजल्ट्स हैं अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और सामने स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के सभी टॉप मोस्ट अपने अपने स्कूल के टॉपर्स यहाँ के बैठ गए। अब होगी रियल कंपटीशन, अब होगा रियल फाइट इन बच्चों के बीच। ठीक है, मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि अगर हम देखें आईआईटी का एग्जाम, सुनना बड़ा बच्चों, बहुत ध्यान सुनिएगा, पेरेंट्स आप भी सुनिएगा, बच्चों आप भी सुनिएगा, क्योंकि हम 10 से 11 में मूव किए हैं बेबी। और 10th to 11th जब मूव करता है बच्चा और साइंस साइड में जाता है तो या तो वो बायो लेता है या फिर वो मैथमेटिक्स लेता है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा बच्चों, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायो इसलिए लिया है कि उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है? ईमानदारी से बायो इसलिए लिया है कि मैथमेटिक्स से डर लगता है। काफी बच्चों को गलतफहमी दूर कर दूं बेटा, ये इतना भी बच लो, बच नहीं पाओगे मैथमेटिक्स से, आप बच तो नहीं पाओगे आप। बायो आपने लिया है इसलिए कि सर आप बच जाए मैथमेटिक्स से, लेकिन आपको फिजिक्स पढ़नी है। और फिजिक्स पढ़नी मतलब कि आपको मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं किया तो निश्चित रूप से आपका जो फिजिक्स है वो वीक रह जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग वीक ये तरह ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूं बच्चों आप लोगों को। हर सब्जेक्ट का नेचर अपना अपना अलग अलग होता है, अलग नेचर है। हर सब्जेक्ट को सेम नेचर से अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो कुछ ना कुछ वीक रहेगा। फिजिक्स का अपना नेचर है, केमिस्ट्री का अपना नेचर है और बायोलॉजी का अपना नेचर है। उस नेचर के अकॉर्डिंग आपने उस सब्जेक्ट को ट्रीट नहीं किया
तो सब्जेक्ट ठीक करने वाला। एक कहावत से होती है ना कि एक ही डंडे से सबको हाँकना, तो एक ही डंडे से आप सब तीनों सब्जेक्ट्स को नहीं हाँक सकते हो, हर एक का नेचर अलग अलग है। पहले आपको सब्जेक्ट का नेचर पकड़ना पड़ेगा, इसका वीकनेस क्या है या इसकी पकड़ क्या है। अगर सब्जेक्ट की नेचर को आपने ग्रिप में कर लिया तो फिर आप उस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड कर सकते हैं। हालांकि जब टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक के नेचर से आपको वाकिफ करवाएंगे कि बेटा इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक को ऐसे पढ़ा जाता है, तरीका ये होता है इसका, और आपको बस वही अडॉप्ट कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फिजिक्स है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना पड़ेगा, और एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया और फिर उस पर बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली अगर, तो फिर वो सब्जेक्ट ग्रिप आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और फिर न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की फिजिक्स में, उतनी ही बढ़िया पकड़ बनना शुरू हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से, और उसी तरह से बायोलॉजी। इनके लिए कहा जाता है कि भूलने से पहले रिवाइज कर लो एक बार। व्हाट डज इट मीन? और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहा जाता है कि रात में पढ़ा, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ा सुबह सफा। तो इतनी जल्दी भूलने की प्रैक्टिस यहां बन जाती है, तो इसलिए कहा जाता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी, जूलॉजी के अंदर कि भूलने से पहले इसको रिकॉल कर लीजिए। अगर भूलने से पहले रिकॉल कर लिया तो समय बच जाएगा। अगर भूल गए और फिर दोबारा रिकॉल करने बैठ गए तो आपको फिर दोबारा उतना ही टाइम लग जाएगा जितना कि पहली बार में लग गया। तो भूलने से पहले इनको रिकॉल करना होता है। एक बात मैं आपसे कर रहा था कि आईआईटी का एग्जाम एक अलग ट्रेड पर होता है और मेडिकल का एग्जाम अलग ट्रेड पर होता है। थोड़ा सा बात समझिएगा, मैं डिप्रेस नहीं करना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आईआईटी का जो एग्जाम होता है मैथमेटिक्स में, आप लोग कहेंगे बच्चों की सर वहां तो बहुत तरीके से वहां डेरिवेशंस और ये सब वहां पर होता है। एक्चुअली में वहां पर मिलते हैं अपने को कितना टाइम, 3 आवर्स का। क्वेश्चन कितने होते हैं, 60 और आपके कितना आने वाले होगा 200 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 180। टाइम कितना मिलेगा, 200 मिनट्स। देखिए लगभग 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना होगा, और 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करने के लिए आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर बहुत बढ़िया काम करना है। अब स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन कैसे की जाए, कैसे वो रैपिड रिविजन किए जाए, कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाएंगे, कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ सब बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। हाउ टू स्टडी। नंबर 1, क्लास नोट्स प्रॉपर्ली। सबसे पहला काम है क्लास नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से आपके बनने चाहिए, ठीक है। अब उस क्लास नोट्स में कैसे बनाना है आपको, अगली साइड पे देखिए, आपको 4 रजिस्टर, हर सब्जेक्ट में 4 रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने हैं। रजिस्टर नंबर 1 आपके लेक्चर नोट्स के लिए होगा, जो आप क्लास में अटेंड करेंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा। इसका भी तरीका सिखाऊंगा। सुनो, करना क्या है, सब ध्यान सुनिएगा बेटा ना, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, आपको बहुत ध्यान से पूरे 2 साल की तैयारी कैसे करनी है वो समझनी है, सीखनी है आज। नॉर्मल रजिस्टर आप मार्केट से लेकर आ गए हैं, क्लास में पहुंच गया। अब आपका रजिस्टर देखा होगा, नॉर्मली कैसा होता है, ऊपर की तरफ हल्का सा एक ब्लैंक स्पेस होता है ना ऊपर की तरफ, थोड़ा साइड में ब्लैंक स्पेस होता है। ऊपर वाला ब्लैंक स्पेस ब्लैंक ही रहेगा। क्लास में जब आप बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो जो अपने लाइन से, ब्लू पेन से, जो भी आप पेन इस्तेमाल करना चाहें वहां से लिखना शुरू करेंगे। जितना ब्लैंक स्पेस ऊपर की ओर है, बॉटम पर भी उतना ही ब्लैंक स्पेस हमें छोड़ना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, एक काम करते हैं, whenever I say word hello you should clap one time, okay? hello hello hello। मैंने कहा था whenever I say word hello you should clap one time। hello hello, अब पकड़ लो, शाबाश। hello 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 hello। जब मैं शब्द का उपयोग करूं आपको ये अच्छा इसलिए नहीं करना है। आज गलती से कल क्लास में सर वर्ड बोल दे हेलो और आप क्लैप करना, यस अलर्ट रहेगा सब लोग, ये तो पेरेंट्स से भी कहूं अलर्ट रहेगा। करना क्या है, रजिस्टर अपने पास, ब्लू पेन से मैंने पूरा रजिस्टर मेंटेन किया। क्लास के अंदर जो लिखा है सब मैंने लिखा, सारी बातें। ऊपर ब्लैंक स्पेस है और नीचे ब्लैंक स्पेस। घर पहुंचे, हमें उनको फिर से रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, तो हमने फिर से पढ़ा उस पेज को जो लिखे लाए हैं क्लास के अंदर से। अगर कोई डाउट आता है, इस पेज पे कोई डाउट आता है, तो उस डाउट को किसी दूसरे रंग के पेन से उस कॉपी के टॉप पे लिख दिया ब्लैंक स्पेस पर।
अगर आपने क्लास नोट्स बनाए हैं ब्लू पेन से तो मालूम चला कि आपने अपने डाउट लिख दिया टॉप पर ब्लैक पेन से। अब जब इस डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर या अपने क्लास में डिस्कशन से, जब भी मिलेगा उस डाउट का सॉल्यूशन, वहीं पर उस डाउट का सॉल्यूशन भी ब्लैक पेन से लिख देना है। उस पेज को जब आप पढ़ेंगे तो उस पेज जो समरी समझ आती है आपको, क्या इस पेज के ये की पॉइंट्स हैं, ये की वर्ड्स हैं, उन की वर्ड्स को बॉटम पर लिखेंगे। तो हुआ क्या इससे, हर पेज की समरी आपके पास है कुछ वर्ड्स के अंदर और हर पेज का डाउट आपके सामने रखा हुआ है। जब कभी भी महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप रिविजन करोगे, बहुत आसानी से अपने रिविजन स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ हमें बॉटम से पढ़ना है, टॉप पढ़ना है। पेज की समरी ये है और इसका डाउट ये है और उसका सॉल्यूशन ये है। तो अपने पास समरी भी रहेगी, अपने पास शॉर्ट नोट्स भी हाथ में वहां तैयार होना शुरू हो गए और साथ में अपने डाउट्स भी हर वक्त अपने साथ में रहेंगे। तो बहुत आसानी से हम अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएंगे। करोगे बच्चों ऐसा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूल। अभी आपको बताया प्रीवियस में कि आपके पास जो मॉड्यूल्स मिले हुए हैं उसके अंदर एक्सरसाइज दे रखी है। टीचर्स आपको हर रोज डेली होमवर्क दिया करेंगे। उस होमवर्क को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है अपने इस विषय में। समझना था किस तरह से वो होमवर्क सॉल्व करना है। सपोज सर ने कहा कि आज मॉड्यूल में आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व करना है, 1 to 20 सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट तरीका है वो क्या है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व पढ़ा पहले ध्यान से, कॉपी में लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ गया, मान लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप तुरंत पेजेस पलटकर आंसर की आंसर देखें कि हाँ ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा आप कभी मत करो। ऐसा किया तो आप अपने दिमाग को एक तरह से पैरालाइज करना चाह रहे हो। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचोगे, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, जैसे सवाल सॉल्व करोगे, दिमाग बोलने वाला है आंसर देखो। अब वहां पर आंसर मिलने वाला नहीं बेटा। और जब दिमाग को आंसर मालूम नहीं चलेगा तो वो कभी तैयार नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। वो हमेशा कंफ्यूजनल स्टेट में बना रहेगा कि यार सही है गलत है। तो अपने दिमाग को शुरुआत से ऐसी प्रैक्टिस दो, ऐसी हैबिट दो जो कि हमें अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चाहिए। अगर 1 से लेकर 20 तक होमवर्क दिया है तो पहले पूरा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर ये आएगा। और सपोज मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको आया ही नहीं, समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है, स्पेस छोड़ दीजिए। आप स्पेस छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 20 तक सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अब आंसर की में से आंसर मैच कराओ, कितने सही कितने गलत है। ध्यान तो सुनिएगा। मालूम पड़ा आपने अपने आंसर की से आंसर मैच करवाए, पहला आंसर सही, सेकंड सही, थर्ड सही, फोर्थ को हमने छोड़ दिया था, फिफ्थ गलत हो गया, सिक्स्थ गलत हो गया, सेवंथ गलत हो गया, बाकी सब सही। अब हुआ ये कि हम जो क्लास में पढ़कर आए थे और फिर हमने जब सॉल्व किया अपना होमवर्क तो हमें मालूम पड़ गया कि हमारे वीक पॉइंट्स कहां पर हैं। वीक पॉइंट्स कहां हैं। एक ऐसा सवाल जो समझ ही नहीं पाए वो हमारी कमजोरी, वीकनेस है। ऐसे सवाल जब गलत कर बैठे वो हमारी वीकनेस है। अब अगले 1 घंटे के अंदर आपकी ये वीकनेस दूर करेंगे, अपने क्लास नोट्स को फिर से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्यों समझ में नहीं आया, इस सवाल को मैं क्यों नहीं समझ समझ पाया, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों गलत कर दिया, पूछा क्या था मैंने, सॉल्व क्या किया है, परफॉर्मेंस क्या दी है, हमें अपने आप के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। उसे 1 घंटे के अंदर गलत हुआ तो क्यों हुआ, हर क्वेश्चन से लड़ाई करनी है, फाइट करनी है। हर इंसान को 2 बातें बहुत अच्छे से याद रहती है, ताउम्र जिंदगी भर याद रहती है, एक उसकी जीत और एक उसकी हार। जीत शायद वो फिर भी एक बार भूल जाए, हार तो इंसान कभी नहीं भूलता। इसलिए हर क्वेश्चन से लड़ना है, फाइट करनी है, या तो उस पर जीत हासिल करनी है या उसे हारना है। और जीत तब होती है जब फाइट होती है, लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि साहब मुझे नहीं आया छोड़ो का सर से पूछ लेंगे, नहीं भाई, सर से पूछना ही तो लास्ट ऑप्शन है, एकदम लास्ट ऑप्शन है। पहले खुद से ट्राई करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अब तो हार माननी पड़ेगी। तब हार मानिए उससे, आप खुशी खुशी हार मानिए उससे कि मैं इस कॉन्सेप्ट से हार गया। अब जब वो कॉन्सेप्ट फिर से अपन समझ में आएगा, अपने सर से पूछेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा,
तो बच्चों निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब वो कॉन्सेप्ट आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। लड़ना पड़ेगा पहले, क्वेश्चन से लड़िएगा, फाइट करिएगा और फिर उसके बाद आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 रेसेस के लिए आपको रखना है, जो आपको मिलेगी उसको सॉल्व करना है समय समय पर। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको मेंटेन करना है अपनी एनसीईआरटी बुक्स में। उसमें कोई अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, कोई बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व अनसॉल्व, तो फिर उस रेशो में सॉल्व करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 रिवाइज डे, जो भी सर क्लास में पढ़ाएंगे उसको रेगुलर बेसिस पर आपको घर तक का रिवीजन करना है, ठीक है। रिमेंबर द फॉर्मूला एंड थ्योरम्स। अब ये एक वर्ड यहाँ कंफ्यूजन स्टेट बनाता है कि सर आपने ये वर्ड रिमेंबर वर्ड क्यों लिखा, आपने अंडरस्टैंड वर्ड क्यों नहीं लिख दिया है, कुछ और अच्छा वर्ड क्यों नहीं लिख दिया है। रिमेंबर वर्ड का यूज करने से क्या मतलब क्या है। देखो बेटा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे एक एग्जाम की बात की थी कि हमारा एग्जाम होगा नीट का और इंजीनियरिंग साइड के बच्चों का एग्जाम होता है अपना जेईई मेंस और जेईई एडवांस। दोनों एग्जाम्स में बहुत डिफरेंस है। हमें मिलता है 1 मिनट पर क्वेश्चन, या 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, और वहां मिलता है लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। बहुत डिफरेंस है दोनों में। हाँ बिल्कुल, हर क्लास में पढ़ेंगे तो हर कॉन्सेप्ट को डिराइव किया जाएगा, हर फॉर्मूले को डिराइव करवाया जाएगा, लेकिन फाइनली जो कंक्लूजन्स आएंगे वो हमें याद रखने हैं। जब क्या जरूरत है याद करने की, अगर भूल गए या याद नहीं आ रहा तो डिराइव कर लेंगे। नहीं बेटा, एग्जामिनेशन हॉल में डिराइव नहीं कर पाओगे। हेलो, भूल गए, हेलो हेलो। तो बेटा एग्जामिनेशन हॉल में हमें 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, और 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको पढ़ना भी है, 4 ऑप्शंस रीड करने हैं, परफॉर्म भी करना है 1 मिनट के अंदर अंदर। इवन तो फिर हमें ओएमआर शीट के बबल्स भी फिल करना है, यानी कि लेस देन 1 मिनट। जब तक कि आपको वो फॉर्मूले, वो थ्योरम्स याद नहीं होगी, तब तक 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा। इसलिए मैं आपको आगे होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आपको आज घर जाकर करना है होमवर्क ये है, बस नहीं पाओगे मैथमेटिक्स है ना। 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, और 20 तक के अंडर रूट्स आपको याद होने चाहिए। कर पाओगे बच्चों? कर लोगे आज? ये आपका फर्स्ट होमवर्क है आज का। 20 तक का टेबल्स, 20 तक के अंडर रूट्स एंड 20 तक के स्क्वायर्स, ये आपको याद होने चाहिए। तो कंठस्थ याद होने चाहिए अगर आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है क्लास में और एग्जामिनेशन हॉल में, याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। नो, पॉइंट नंबर 4, डेली होमवर्क करना ही है। मैंने आपसे पहले इस रजिस्टर के माध्यम से बात कर ली। नाउ रिव्यू द प्रॉब्लम्स डिस्कस द क्लास। जो भी क्लास में आपसे जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की जा रही है, न्यूमेरिकल से डिस्कस किए जा रहे हैं, उनको एक बार घर जाकर दोबारा सॉल्व करना है बिना उनका सॉल्यूशन देखे। सिर्फ रीडिंग ही मार लिखा चाहिए, क्वेश्चन में दिया है इसका आंसर ये है, ओके सर ने ऐसा ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिया। पढ़ना नहीं है, परफॉर्म करना है दोबारा से, बिना सॉल्यूशन देके उसको छुपा लीजिए और फिर खुद परफॉर्म करिएगा उसको, ठीक है। नाउ गिव एटलीस्ट 1 सेटिंग ऑफ 3 hours 30 minutes डेली। आपने जो प्रोफेशन चूज कर लिया है ना, ईश्वर के समतुल्य बनने के लिए, ईश्वर के समतुल्य बनने के लिए जो आपने प्रोफेशन चूज किया है, आसान नहीं है। कटकर रहना पड़ेगा मैदान के अंदर और फिरते रहना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पर रोज 3 घंटे 20 मिनट की स्टडी एक सिंगल सेटिंग में निकालनी चाहिए स्टूडेंट, सिंगल सेटिंग में, क्योंकि एग्जाम भी कितने का होने वाला है, 3 घंटे 20 मिनट का होने वाला है, यानी 200 मिनट्स का होने वाला है। अभी छोटे हो, ठीक है, अभी आपका हैबिट पड़ेगा धीरे धीरे, तो मैं ये कहूंगा आपसे एटलीस्ट वीक में 1 बार तो करना। संडे आपका ऑफ रहेगा तो एटलीस्ट संडे को जरूर करना, एक सिंगल सेटिंग के अंदर 3 घंटे 20 मिनट की स्टडी पर निकालना। कर लोगे बच्चे से? जिस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन करोगे ना, ये वैसा ही रेस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। समय लग सकता है, ऐसा वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि किसी भी हैबिट को पढ़ने में एटलीस्ट 21 डेज 21 दिन लग जाते हैं। तो 21 डेज तक अगर हम ये रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड अट्रैक्शंस, मैंने आपको बता दिया है। हर सब्जेक्ट के अपने अपने अच्छाइयां हैं, कुछ की बुराइयां हैं, उनका अपना अपना नेचर है। जब तक नेचर के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट नहीं करोगे तब तक वो सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आता, ठीक है। नाउ एक बात और,
ये सभी अभी आपको वीडियो सर ने सारी बातें बता दी हैं। ये सब फैसिलिटीज बच्चों के लिए अवेलेबल है। आप उनको अवेल करिएगा। जब तक इनको अवेल नहीं करोगे आपको फैसिलिटीज का मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये सब फीचर्स हैं यहाँ पर। एकेडमिक हेल्प डेस्क, कभी कोई तकलीफ आ जाए एकेडमिकली आपको तो काउंसलर्स बैठते हैं, एकेडमिक काउंसलर्स। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। अगर आपको परेशानी है किसी भी तरह की तो आप मिलिएगा उनसे। उन समस्याओं को लेकर बैठे मत रहिएगा, आइए हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज है आपके पास बच्चों, ठीक है ना। ये कुछ हेल्पलाइंस नंबर यहाँ दिए गए हैं, कभी कोई समस्या आ जाए तो ये पूरे कोटा में जितने भी हेल्पलाइन नंबर सब वो सब मैंने यहाँ दिए हैं। आप चाहें तो फोटोग्राफ ले सकते हैं बच्चों से ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्ड है वो है एडिक्शन। वैसे ये नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले है ना, आपका परेशान मत होगा। आपके नोटिस बोर्ड पर जैसे योगी सर ने कहा था आपको कि आपको नोटिस बोर्ड को बहुत रेगुलरली स्टडी करना है, तो वहां पर टाइप मिलते हैं। द लास्ट वर्ड इज एडिक्शन। एडिक्शन कई तरह के होते हैं, लेकिन आजकल का जो एडिक्शन है बहुत आसान सा एडिक्शन है। अभी सभी ने अपने मोबाइल बाहर निकाल कर जो फोटो खींचा था, वही एक खतरनाक एडिक्शन है। जितना हो सके उस एडिक्शन से बचना। स्मार्टफोन का यूज करना आसान बात नहीं है। स्मार्टफोन का यूज करने के लिए आपको तो बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है, बहुत स्मार्टली इसका यूज करना पड़ता है। अगर आपने इसका स्मार्टली यूज नहीं किया ना बेटा, तो जब तक ये जेब से बाहर आएगा एक घंटे से कम समय लेकर नहीं जाएगा। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसका यूज करना है, बेवकूफ बनकर इसका यूज नहीं करना है। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे पहले वो डिलीट कर देना अगर बना रखे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई मतलब नहीं बातों का। 2 साल के बाद आपको जितने ट्विटर हैंडल ओपन करने हैं कर लीजिएगा, जितने फेसबुक ओपन करने हैं कर लीजिएगा। लेकिन 2 सालों के लिए तो तपस्वी बनकर हमें यहाँ पर रहना है और निश्चित रूप से उसका यूज करना है मोबाइल का उसी तरह से, ठीक है। और दूसरी बात, जो गेम्स होते हैं ना वो मोबाइल के अंदर, उसको भी डिलीट कर दीजिएगा। मोबाइल का यूज सिर्फ और सिर्फ 2 कामों के लिए है। पहला काम अपने पेरेंट्स से बात करनी है आपको, और दूसरा काम अपनी स्टडीज में अगर LN+ पर संबंधित कोई बात है, सिर्फ LN+, सिर्फ LN+। ऐसा नहीं हम YouTube खोल कर वहां पढ़ना शुरू कर देते। तो बेटा हर एक टॉपिक पर हजारों तरह की वीडियोस पड़ी हुई है YouTube के अंदर, गूगल क्रोम के ऊपर बहुत चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन कौन सी चीज पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, अच्छा उठपटा ज्ञान और दे रखा उसमें। तो हमें उस बातों को उलझना कभी भी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ LN+ के लिए और अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए इस मोबाइल फोन का यूज करना है, और किसी भी काम के लिए इस मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है। हेलो हेलो, क्या आप सब बच्चों मेरी बात समझ गया? क्या ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो कि वाकई आप इस मोबाइल का यूज बहुत स्मार्टली करेंगे? बच्चों करेंगे? एक बार अपना हाथ खड़ा करके हम बताओ कि हाँ सपोर्ट करोगे, यस हम बाकी पीछे तक लास्ट तक। चलिए वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। उम्मीद करूंगा जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से दिए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, और समय समय पर आपके मोटिवेशनल सेशंस होते रहेंगे, क्योंकि हम लेते रहेंगे आपके, और उस वक्त भी ये बातें होती रहेंगी कि अब आपको कैसे पढ़ना है। यानी हर स्टेप पर आपको डायरेक्शंस देते रहेंगे कि अब आपको कैसे पढ़ना है, अब क्या करना चाहिए, अब किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। क्लासेस में और सेशंस में सब आपको सुविधाएं देते रहेंगे। सबको HOD ऑफ केमिस्ट्री, ग्रेट मोटिवेटर और पिलर ऑफ आयरन, और मैं भी सबका स्टूडेंट रहा हूँ। जोरदार तालियों से